हेलो फ्रेंड्स, मास स्टडी के ग्रामर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आज यूज़ ऑफ इट। कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि यह इट कहाँ आता है, आखिरकार ही कहाँ लगाते हैं, शी कहाँ लगाते हैं, इट कहाँ लगाते हैं, इट को कौन सी परिस्थितियों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इट के बारे में कि आखिर इट है क्या और इसका प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूज़ ऑफ इट को लेकर के कि यूज़ ऑफ इट जो है वो नेचुरल प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि सीजन को बताना हो, जब कभी भी हमें सीजन को बताना हो, वेदर को बताना हो, टाइम को बताना हो और डे या ईयर को बताना हो तो इट का प्रयोग किया जाता है। ये एक रूल है। रूल को समझने से पहले हम समझते हैं कि आखिरकार इट है क्या। तो फ्रेंड्स, इट जो है वह एक प्रोनाउन है। इट क्या है इसको हम ब्लैंक स्लाइड पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए क्या होता है कि इट एक प्रोनाउन है। अब आप पूछेंगे कि सर ये प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन फ्रेंड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी के नाम की जगह पर करते हैं। सर ये इनका प्रयोग क्यों करते हैं, आखिरकार नाम ही बोल दे तो क्या समस्या होती है। चलिए समझते हैं, देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि लिखा हुआ है कि Ram is my friend. Ram is doctor. Ram studies with me. जब मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे फ्रेंड्स तो बार बार राम का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि नाम को जब हम रिपीट करते हैं तो रिपीट में कहीं ना कहीं इरिटेशन होता है कि बार बार इसको रिपीट क्यों किया जा रहा है। तो फिर ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये राम की जगह पर हम बोल देते हैं कि राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ डॉक्टर एंड ही स्टडीज़ विथ मी। तो नाम के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो राम के नाम की जगह पर जो ही यूज़ किया गया है तो ही क्या है फ्रेंड्स, ही एक प्रोनाउन है। अब प्रश्न यह आता है कि सर ही प्रोनाउन है तो ही का यूज़ कब किया जाता है, इट का यूज़ कब किया जाता है। तो कॉमनली जो हम प्रोनाउंस के बारे में बात करते हैं तो कॉमनली प्रोनाउंस में हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये सारे प्रोनाउंस है। कौन से? आई, वी, यू, दे और ही, शी, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस है। आई का तो आप जानते ही हैं कि भाई मेरे लिए आई का यूज़ किया जाएगा, आपके लिए यू का यूज़ किया जाएगा, उनके लिए दे का यूज़ किया जाएगा, हमारे लिए वी का यूज़ किया जाता है। लेकिन ही, शी, इट का यूज़ कब किया जाता है तो समझते हैं। आई और वी को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, ये स्पीकर बोलने वाले के लिए यूज़ किया जाता है। यू जो होता है वह टू हुम वी स्पीक, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा। दे मतलब होता है वे, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही। वे मतलब एक से अधिक। तो दे का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एक से अधिक लोगों के लिए करते हैं। ही, शी, इट तीनों का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसी सिंगुलर मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, किसी पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, पुरुषों की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक के लिए हम जो यूज़ करते हैं ही का, किसके लिए? पुरुषों के लिए यूज़ करते हैं, पुल्लिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सरल शब्दों में इसको हम लिख सकते हैं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब होता है पुल्लिंग। इसी तरीके से जब हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो रहेगा अगर वो फेमिनाइन है तो हम शी का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है अगर मैस्कुलाइन है तो ही का यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन फेमिनाइन है तो शी का यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से मनुष्य को छोड़कर कई बार अलग अलग चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर वो सिंगुलर है तो हम यूज़ करते हैं इट का। तो यह इट जो है सामान्यतः इट का अगर अर्थ की बात करें तो इट का जो यूज़ होता है यह, इसे, इसको, इसके। इसका प्रयोग हम सिंगुलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं और नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए स्पेशली करते हैं कि मनुष्य को छोड़कर अगर किसी की भी बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। जैसे मोहन मेरा दोस्त है, वह बहुत अच्छा है, तो वह के लिए, मोहन के लिए हम यूज़ करेंगे ही।
इसी तरीके से स्नेहा मेरी फ्रेंड है, वह स्टडी करती है, तो वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी, क्योंकि हम स्नेहा का फेमिनाइन की बात कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं या मनुष्य को छोड़कर किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि मेरा मोबाइल बड़ा ही एक्सपेंसिव है और वह बड़ा ही अच्छा है, तो वहाँ पर जब मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि वो मनुष्य नहीं है, तो वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इट का यूज़ करता हूँ। तो चलिए समझते हैं इट के यूजेस को लेकर के। पहली बात ये तो यूज़ की जाती है कि भाई ईट का यूज़ कहाँ पर करता है, तो हमने बोला कि मनुष्य को छोड़कर तो सामान्यतः ईट का यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वे में अगर हम बात करें तो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ईट का यूज़ किया जाता है। तो पहला है सीजन, वेदर, टाइम, डे और ईयर को बताने के लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं, या इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करते हैं। कैसे, जैसे इट इज़ विंटर, विंटर है। इट इज़ 5 o'clock, 5 बज रहे हैं, समय को बता रहा है। इट इज़ रेनिंग, वेदर को बता रहा है। इट वॉज 1857, ये टाइम को बता रहा है, वर्ष को बता रहा है। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करते हैं इट को। सारे सेंटेंसेस की शुरुआत जो हो रही है वो इट से हो रही है। इट के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है इट इज़ से या इट वॉज से, सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इट के बाद अगर बी वर्ब का उपयोग किया जाता है। ये बी वर्ब क्या होता है सर? फ्रेंड्स, बी वर्ब में अगर हम बात करें तो बी वर्ब में हम रखते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, ये सारे बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इट के बाद अगर हम बी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, अर्थात एम, इज, आर, वॉज, वर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बाद जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वह हमेशा सब्जेक्टिव होगा। वह हमेशा क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब मी का यूज़ की जगह हम आई का यूज़ करेंगे, देम की यूज़ की जगह पर हम यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे। इट मीन्स हमेशा सब्जेक्टिव का यूज़ किया जाएगा इट इज़ के बाद। मतलब कौन है भैया? तो मैं हूँ, तो मैं हूँ, तो इट इज़ मी नहीं होगा, इट इज़ आई होगा। ठीक है, ये तो वह है जिसने ये काम किया, तो इट इज़ हिम नहीं होगा, इट इज़ ही होगा। ठीक है, तो ये सामान्य एक फैक्ट था। आगे समझते हैं, किसी भी निर्जीव वस्तु या छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़ों के लिए भी ईट का प्रयोग किया जाता है, कि सामान्यतः मनुष्य को छोड़कर स्पेशली हम ईट का यूज़ करते हैं। और अगर किसी निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स को, छोटे कीड़े या किसी की बात हो रही, तो वहाँ पर ईट का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या है भैया? तो इट इज़ चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ डॉग, यह एक कुत्ता है। सर ये तो निर्जीव नहीं, ये तो सजीव है। हाँ भैया, इसीलिए हमने कहा है कि मनुष्य को छोड़कर सभी के लिए जो है हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। तो क्या होगा? इट इज़ डॉग, इट इज़ एंट, इट इज़ कैट, इट इज़ हॉलीडे, छुट्टी है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम इट इज़ का यूज़ करते हैं। इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे जिसके जो अभी लिंग की जानकारी नहीं हो, वहाँ पर भी इट का प्रयोग किया था। अभी छोटे बच्चों के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, बेबी शब्द का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है इट का ही यूज़ किया जाता है। जैसे द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, छोटा बच्चा खेल रहा था, विथ टॉय, खिलौने के साथ खेल रहा था, है ना। तो अब इसको रिपीट करने के लिए अगर हम बात करेंगे, है ना, जैसे द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ हंग्री, इट इज़ हंग्री। अब बच्चा, सर ये तो मनुष्य की बात हो गई। हाँ, मनुष्यों में अगर छोटे बच्चे जिनका अभी जो है जिसे क्लियर नहीं हो रहा है हमको कि भाई उनका जेंडर क्या हो सकता है ना, छोटा बच्चा है, जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, भाई बच्चा खेल रहा है, तो अब हम वहाँ पर ही बोलें या शी बोलें, तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों के लिए इट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इट का। तो द बेबी इज़ क्राइंग, छोटा बच्चा देखो रो रहा है, क्यों? क्योंकि इट इज़ हंग्री, क्योंकि यह भूखा है। तो ये जो है छोटे बच्चों के को भी बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? इट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें, ये था इट के बारे में। इट के बारे में हमने कॉमनली कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब आगे अगर हम बात करें तो इट के साथ ही साथ हम जो बात डिस्कशन आज करने वाले हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, सॉरी।
टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो किसी नाउन के बारे में रिलेशनशिप बताता है, कि जो डिस्कशन किया गया है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो आप पॉइंट बताया गया है उसके बारे में आगे बात की जा रही है, तो वहाँ पर जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन में 3 चीज़ें आती है कॉमनली। हु, इनका हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो हु का मतलब होता है जो, विच का मतलब भी हम जो यूज किया जा सकता है, दैट का मतलब भी जो यूज किया जा सकता है। सर ये तो तीनों एक जैसे आपने बता दिए, फिर इसमें डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स कैसे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही इज माय फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है जो ऑलवेज हेल्प्स मी, यह मेरा दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद करता है। तो कौन है भैया? यह मेरा दोस्त है। तो मेरे दोस्तों की जानकारी देने के लिए मैंने एक इसको इस सेंटेंस में बताने के लिए मैंने यूज़ किया क्या? जो। तो ये जो है यह है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, कि इस सेंटेंस में इसका क्या रिलेशन है ये हु के माध्यम से बता रहा है। तो ये कनेक्ट करने वाले भी वर्ड्स कहा जा सकते हैं, लेकिन कनेक्ट करने वाले ऐसे वर्ड्स जो इस सेंटेंस में यूज़ की गई नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे हु जो है सजीव के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से इट इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है जो मेरी हेल्प करता है। तो मोबाइल अगर है तो नॉन लिविंग हो गया, तो फिर यहाँ पर हु की जगह हम किसका यूज़ करेंगे? विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि दैट का जो यूज़ होता है, दैट के यूज़ के संबंध में आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं मैं, कि दैट का यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। जब यहाँ पर स्पेसिफिक को हाईलाइटेड करना हो, जैसे दिस इज द टाइम, ये वही समय है, दैट, या फिर दिस इज द पर्सन, ये वही व्यक्ति है, दैट। तो यहाँ पर जब एक तो सुपरलेटिव का यूज किया जाए, द लिटिल, द फ्यू का यूज किया जाए, मोर, मोस्ट का यूज किया जाए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जहाँ जिनका यूज किया जाए, तो फिर यहाँ पर रिलेटिव के लिए हमेशा दैट का यूज करते हैं। कॉमनली आप ये समझेंगे कि हु का यूज सजीव के लिए किया जाता है, विच का यूज नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, दैट का यूज जो होता है जो कॉमनली लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि राम इज द बॉय, राम एक ऐसा लड़का है, विच हैज पास्ड, है ना, जो कि पास हो गया है। तो अब यहाँ पर जो विच है, विच का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? कि बॉय एक लड़का है, सजीव है, और विच का यूज़ हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए करते हैं फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाता है। करेक्ट होगा कि राम इज़ द बॉय हु हैज़ पास्ड, जो कि पास हो चुका है। तो हु का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? लिविंग बीइंग के लिए करते हैं, स्पेशली तब जब वह अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। स्पेशली उस स्थिति में करते हैं जब अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो राम इज़ द बॉय, राम एक लड़का है, हु क्योंकि यहाँ पर हैज़ पास्ड के लिए क्या है रे? सब्जेक्ट है, लिविंग बीइंग है, इसलिए हमने विच की जगह पर हु का यूज़ किया है। आगे समझते हैं कि दिस इज़ द पेन, यह वही पेन है, दिस इज द पेन, यह वही पेन है। अब पेन लिविंग बीइंग नहीं है, पेन मनुष्य नहीं है। हमने कहा है क्या कि जो विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं और हु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। चूंकि पेन नॉन लिविंग बीइंग है, इसलिए इसके साथ हु का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ जो यूज़ किया जाएगा वह किया जाएगा विच का। तो क्या होगा? दिस इज़ द पेन, यह वही पेन है, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा। तो राम के बारे में बात हो रही थी, बॉय के बारे में बात हो रही थी, मनुष्य था, इसलिए विच की जगह हु लगाया। जब पेन की बात हो रही होती है तो पेन नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग होने के कारण हु की जगह हम किसका यूज़ करते हैं? विच का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आगे समझेंगे, लेकिन अब ये जो एक्सेप्शंस आते हैं हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं वो इन एक्सेप्शंस में ही बनते हैं। तो समझते हैं एक्सेप्शन में कि जब द बॉय, लड़का, दैट स्टोल माय पर्स, लड़का जिसने मेरा पर्स स्टोल कर लिया, चुरा लिया, वाज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट था। अब सर यहाँ पर दैट का यूज़ क्यों किया? फ्रेंड्स हमने बताया है
कि दैट जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ स्पेशली यूज़ किया जा सकता है। चूंकि हम यहाँ बॉय पर इम्फेसिस करना चाहते हैं, द बॉय लगा रहे हैं इसी स्थिति में, इसीलिए यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, दैट का यूज़ किया है। आगे समझते हैं, द पेन दैट इज, तो यहाँ पर भी पेन पर हम इम्फेसिस कर रहे हैं, द लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, दैट का यूज़ किया गया है। तो द पेन दैट इज ऑन द टेबल इज माइन, पेन जो कि टेबल पर है वह मेरा है। ठीक है, आगे समझते हैं, हु विच दैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। हु विच दैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद होता है। जैसे भैया अली के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अब अली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अली के घर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अली के घर। दिस इज अलीज हाउस, हु इज द राइटर, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा है कि इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जस्ट पहले वाले के लिए करते हैं। तो हम जस्ट पहले कौन आ रहा है, हाउस आ रहा है, कि क्या आ रहा है, हाउस आ रहा है। तो हाउस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है हु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हाउस जो है वो क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, न कि हु का, इसलिए ये गलत हो जाता है कि दिस इज अलीज हाउस, यह अली का घर है, क्या है, घर है। हु नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वह हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ हु का प्रयोग अली के लिए हुआ है, अतः सही होगा। क्या होगा, दिस इज द हाउस ऑफ अली। अब करेक्ट वे में किस तरीके से लिखा जाएगा कि यह घर है किसका, अली का घर है। हु इज द राइटर, जो कि राइटर है, क्योंकि हु इज राइटर, जो राइटर है। तो अब कौन राइटर है भैया, अली राइटर है। तो अगर हु का यूज़ किया जा रहा है तो इसके जस्ट पहले आना चाहिए। तो इसको करेक्ट वे में हम किस तरीके से अरेंज करते हैं कि दिस इज द हाउस ऑफ अली, यह अली का घर है। क्यों, हु इज द राइटर, जो कि राइटर है। तो अब ऐसी स्थिति में वो करेक्ट होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हमेशा हम उसके जस्ट पहले आने वाले नाउन के आधार पर करते हैं। तो जस्ट पहले आने वाला नाउन क्या है, हाउस है, तो हाउस के लिए हु यूज़ किया नहीं जा सकता, इसलिए हम अली को लाएंगे, क्योंकि राइटर घर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे समझते हैं, हु विच दैट के बाद वर्ब क्या लगेगी, यह इसके पहले आने वाले नाउन पर निर्भर करता है। मतलब ये जो हु है, हु के साथ हम इज लगाएं या एम लगाएं या आर लगाएं, ये कौन निर्धारित करेगा, तो इसके पहले जो नाउन आ रही है, जैसे नाउन या प्रोनाउन आ रही है, जैसे इट इज आई। अब आई के साथ इज नहीं लगता है, आई के साथ इज नहीं लगता है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, इट इज आई हु एम, इट इज आई हु एम। क्यों, क्योंकि आई के हिसाब से लगेगा, तो इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए जो जिम्मेदार है। तो बात क्या हो रही है कि हु विच दैट के बाद क्रिया क्या लगेगी, हु विच दैट के बाद क्रिया क्या लगेगी, यह हु के पहले आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है। और हु के पहले क्या है, आई है, तो आई के हिसाब से क्या लगना चाहिए, इज न यूज करते हुए क्या यूज किया जाना चाहिए, एम का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके आगे अगर हम बात करें, वन ऑफ द बॉयज हु हैज पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज माय ब्रदर। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, किन लड़कों में से एक, उन लड़कों में से एक जो पास हो चुके हैं एग्जामिनेशन। तो वन ऑफ द बॉयज, एक लड़का पास नहीं हुआ है। बात क्या हो रही है, उन लड़कों में से एक पास हुआ है। मतलब किन लड़कों में से, उन लड़कों में से जो पास हो गए हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर हैज नहीं यूज़ करते, हम क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि बताया गया है हमको कि हु के जस्ट पहले कौन आ रहा है, यह डिसाइड करता है उसमें यूज़ की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो वन ऑफ द बॉयज हु हैव पास जाएगा, हैज पास्ड नहीं आएगा। आगे समझते हैं, हु नॉमिनेटिव केस है जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस है। सर ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है फ्रेंड्स, इसको सरल भाषा में अगर हम समझना चाहे, सरल शब्दों में समझना चाहे, तो हु का यूज़ जो हम करते हैं नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। किसके यूज़ में करते हैं, सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट के बारे में हमको बताना है कि यह वही लड़का है जो मेरी हेल्प करता है, मतलब हेल्प करने वाला जो क्या है, सब्जेक्ट है। यह वही लड़का है जो वहाँ गया, तो वहाँ जाने वाला कौन है, जो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह पर हम हु का यूज़ करते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो कि भैया ये वही लड़का है जिसको मैंने कहा, तो यहाँ पर मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वह लड़का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसलिए दिस इज द डॉक्टर। आप देखेंगे इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, द डॉक्टर, डॉक्टर हु आई मेट, जिसको मैं मिला।
तो मैं मिला ना, तो सब्जेक्ट कौन हो गया भैया, मैं हो गया, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये डॉक्टर क्या हो गया भैया, डॉक्टर हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज नहीं करते, ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हुम का यूज करते हैं। नई बात समझ में आई भाई, द डॉक्टर, हम बात किसकी कर रहे हैं, डॉक्टर की कर रहे हैं। कौन डॉक्टर, जिसको मैं मिला, जिसको मैं मिला, तो मैं एम्फेसिस किस पर कर रहा हूं, मिलने वाला कौन है, मैं हूं, तो मैं क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया, और डॉक्टर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि भाई द डॉक्टर, हम डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट मैं हूं, तो हु का यूज नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो हु का यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो हुम का यूज किया जाएगा। हम डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और डॉक्टर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कि द डॉक्टर हुम आई मेट, जिसको मैं मिला। अब ये डॉक्टर के बारे में ही आगे बात होगी, तो क्या होगा, वाज राम्स ब्रदर, वह राम का भाई था। आगे समझते हैं, द डॉक्टर हुम केम हियर। आप देखिए, डॉक्टर जो आया, डॉक्टर जो आया, तो यहां पर आने वाला डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर क्या हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया। पिछले सेंटेंस में डॉक्टर जिससे मैं मिला, तो मैं सब्जेक्ट था, डॉक्टर ऑब्जेक्ट था। लेकिन आगे वाले सेंटेंस में, इस सेंटेंस में अगर हम बात करें, तो द डॉक्टर हुम केम हियर, डॉक्टर जो आया, अब डॉक्टर आएगा तो भैया वह सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट होने के कारण हम ये क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। तो द डॉक्टर हु केम हियर, जो यहाँ पर आया, वाज माय ब्रदर, वह मेरा भाई था। यहाँ वर्ब सेकेंड के लिए सब्जेक्ट नहीं आया है, अतः सही होगा कि भाई डॉक्टर जो केम, जो कि आया, हियर यहाँ, अब क्या था, तो वही डॉक्टर था, क्या था, वाज माय ब्रदर, वह मेरा भाई था। तो इस तरीके से हम इसके बारे में समझते हैं। ये हमने बात करी फ्रेंड्स रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। आगे हम समझे तो ऑल, नन, ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सदा दैट का प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर पहले हमारा क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा था, क्या आ रहा था कि सर ये आपने कहा कि सजीव के लिए हम हु का यूज करेंगे, लिविंग बीइंग के लिए हु का यूज करेंगे, नॉन लिविंग के लिए विच का यूज करेंगे, और दोनों के लिए दैट का यूज करेंगे। तो ये दोनों के लिए दैट का यूज कब करेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर हम सजीव के लिए हु का यूज नहीं करेंगे, नॉन लिविंग के लिए विच का यूज नहीं करेंगे, और सभी के लिए हम दैट का यूज करेंगे। तो वह यह स्थिति है कि अगर इसके पहले वाले सेंटेंसेज में, अगर इसके पहले वाले सेंटेंसेज में क्या आ जाए, ऑल आ जाए, नन आ जाए, ओनली का यूज किया जाए, एवरीथिंग का यूज किया जाए, नथिंग, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा सुपरलेटिव डिग्री का अगर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का यूज किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सदा दैट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऑल, अब ये ऑल आ गया तो हमने क्या कहा गया, ऑल है, तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब क्या होता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आगे समझते हैं, दिस इज द सेम, ये द सेम होने के कारण यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि द सेम के बाद हमेशा हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आई होगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे दिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द सेम का प्रयोग नाउन के पहले हो, द सेम का प्रयोग अगर नाउन के पहले हो तो उस नाउन के लिए एज या दैट दोनों का प्रयोग हो सकता है। जैसे दिस इज द सेम, अब अगर द सेम का प्रयोग नाउन के पहले हो, मतलब ये शर्ट के जस्ट पहले, नाउन के जस्ट पहले अगर दैट का प्रयोग हो रहा है, द सेम का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कनेक्टर के रूप में, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी नाउन के पहले द सेम का प्रयोग किया जा रहा है और उसी नाउन के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन या जानकारी दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम दैट या एज दोनों का यूज कर सकते हैं। किंतु द सेम के बाद यदि वर्ब छिपा हुआ हो तो केवल एस का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द सेम वॉच एज माइन इज,
तो ऐसी स्थिति में हम क्या यूज़ करेंगे, एज का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी थोड़ी सी ठीक ठाक लगी है। अगर ठीक ठाक लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर है मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश्वर ऑफिशियल के नाम से आपको जानकारी मिल सकते हैं हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक पर मास स्टडी, टेलीग्राम पर आप मास स्टडी से जुड़ सकते हैं। मास स्टडी ऑफिशियल और कमलेश यादव सर के नाम से इंस्टाग्राम पर भी हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप इन्जॉय किया होगा। अगर आप ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।